मेरी जेब में पड़ा हुआ छोटा सा टेप रिकॉर्डर अपना काम कर रहा था। मुझे यकीन था कि उस छोटे से मगर निहायत हसास टेप रिकॉर्डर ने हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज महफूज कर लिया होगा। मैंने टाइम्स के फोटोग्राफर को देखा जो हमसे कुछ फासले पर खड़ा बड़ी बेनियाजी से सिगार पी रहा था। जाहिर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद था। मैं भी अपने तौर पर पूरी तरह तैयार था, लेकिन हारूत राबील की तरफ से हमें क्या खतरा हो सकता था। हारूत राबील ने कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मेरी रिहाइश गाह पर चलो, वहां हम इत्मीनान से बातें करेंगे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हम इत्मीनान से ही बातें करना चाहते हैं मिस्टर राबील, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें जो बातें भी करनी हैं यहीं कर लें। हारूत राबील ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, समझने की कोशिश करो सोतरा, मेरी रिहाइश गाह पूरी तरह महफूज है। मैंने सर हिलाकर कहा, मैं समझता हूँ, तुम्हारी रिहाइश गाह तुम्हारे लिए वाकई पूरी तरह महफूज होगी। हारूत राबील जोर देकर बोला, वो तुम्हारे लिए भी उतनी ही महफूज होगी जितनी मेरे लिए है। मैंने कहा, मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ मिस्टर राबील, इसलिए मेरी समझ में तुम्हारी ये बात कभी नहीं आएगी। हारूत राबील ने कदरे झिझकते हुए कहा, लेकिन ये जगह ऐसी बातें करने के लिए ये जगह तो मौजू नहीं है। मैंने कहा, इंतहाई मौजू है मिस्टर राबील, यहाँ गुफ्तगू करने में तुम्हें आखिर क्या कबाहत है। यहाँ सुकून है, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, फिर तुम हमें अपने घर ले जाने पर ही क्यों मुसर हो। हारूत राबील ने मायूसाना लहजे में कहा, नहीं मिस्टर सोतरा, मैं तो एक तजवीज़ पेश कर रहा था, मुसर तो हरगिज नहीं हूँ। अगर तुम मेरे घर नहीं चलते तो न सही। मैंने फातिहाना अंदाज में कहा, तब तो कोई मसला नहीं रहा, इब्तिदाई गुफ्तगू हम यहीं करेंगे और जो मामलात इस नशिस्त में तय नहीं हो सकेंगे उन पर बाद में किसी वक्त मजीद गुफ्तगू भी हो सकती है। हारूत राबील ने कहा, ठीक है मिस्टर सोतरा, लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से कबल मेरी एक उलझन दूर कर दो। मैंने कहा, हम यहाँ इसीलिए मिलकर बैठे हैं मिस्टर राबील कि एक दूसरे की उलझनें दूर करें। तुम जो चाहो पूछ सकते हो, अगर मुनासिब समझा तो जरूर तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, वरना मजबूरी है। वो बोला, तुम तो कारोबारी आदमी हो सोतरा, तुम्हारी बीवी भी कारोबारी मामलात में तुम्हारी मावनत करती है, फिर ये डिफॉस्टर वाले मामले से तुम्हारा ताल्लुक कैसे निकल आया। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, तुम तो यूं कह रहे हो मिस्टर राबील जैसे इस मामले से हमारा कोई सरसरी ताल्लुक हो। हारूत राबील ने कहा, अगर सरसरी ताल्लुक नहीं है तो क्या जाती ताल्लुक है। उसके लहजे में बेयकीनी थी। मैंने कहा, बिल्कुल जाती ताल्लुक है मिस्टर राबील, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात जरा मुश्किल से आएगी। वो बोला, अगर तुम ये बात मुझे समझा दो तो मेरा जहन साफ हो जाएगा और फिर मैं तुमसे ज्यादा बेहतर अंदाज में मामला तय कर सकूंगा। मैंने कहा, मैं हर बात तुम्हें बता दूंगा राबील, लेकिन जरा तरतीब के साथ बताऊंगा। लेकिन तुमने जो हरकत की थी वो तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकती थी। वो बोला, मैं समझा नहीं, तुम कौन सी हरकत की बात कर रहे हो। मैंने कहा, फर्ज करो डिफॉस्टर तुम्हारे हाथ न लग सका और उसने मसरूका फार्मूले किसी और को फरोख्त कर दिए तो क्या होगा। वो बोला, गलती मेरी है, मुझे अंदाजा नहीं था कि डिफॉस्टर मेरी कैद से फरार भी हो सकता है। मैंने कहा, इसके अलावा अगर उसने अमेरिका की हुकूमत से राब्ता कायम करके तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो। हारूत राबील ने एक तवील सांस ली, बोला, यही तो मुश्किल है मिस्टर सोतरा, लेकिन तुम, मेरा मतलब है कि क्या। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ मिस्टर राबील, हम इन मामलात से गैर मुतल्लिक नहीं हैं, बल्कि यूं समझ लें कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हारूत राबील ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, तुम किस तरह मेरी मदद कर सकते हो। डिफॉस्टर कहाँ है। मैंने कहा, डिफॉस्टर तुम्हारे लिए हथियार तैयार किया करता था ना, और जौहरी हथियारों के फॉर्मूले तुमने महकमा खास से चुरा कर इसके हवाले किए थे ताकि जरूरतमंद मुल्कों को। हारूत राबील ने जारहाना लहजे में कहा, ये मेरा कारोबार है, इसे वुसअत देना मेरा फर्ज है, लेकिन तुम मुझसे बार बार ये एतराफ़ क्यों करा रहे हो, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा पहुंचेगा। मैंने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा राबील कि इससे मुझे क्या फ़ायदा पहुंचेगा। फिल वक्त इतना समझ लो कि मैं तुमसे कोई कारोबारी मफाद हासिल करना चाहता हूँ। वो बोला, अगर तुम वो फार्मूले डिफॉस्टर समेत मेरे हवाले कर दो या इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सको तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तहजीब ने गुफ्तगू में शरीक होते हुए कहा, एक तवील सफ़र करके अमेरिका आने से हमारा मकसद भी यही था मिस्टर राबील। हारूत राबील चौंक पड़ा, क्या मतलब। तहजीब ने कहा, मतलब ये कि दोनों चीज़ें यानी फार्मूले और डिफॉस्टर हमारी तहवील में है। हारूत राबील की आंखें हैरत से फैल गईं। बोला, नहीं, ये नामुमकिन है, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। तहजीब ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्या मैंने कोई बहुत ज़्यादा नाकाबिल यकीन बात कह दी है मिस्टर राबील। वो बोला, हाँ, ये बात कतई नाकाबिल यकीन है। दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट सख्त कोशिशों के बावजूद जिन चीज़ों तक नहीं पहुंच सके वो तुम्हारी तहवील में कहाँ से आ गईं। मैंने कहा, ये एक अलग मसला है मिस्टर राबील, मुझे तवक्को है कि इस बात से आपको भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी कि डिफॉस्टर हमारे हाथ किस तरह लगा।
آپ کو आम खाने से गरज है या पेड़ गिनने से? वो बोला, नहीं, मुझे सिर्फ डी फॉस्टर और उन फॉर्मूलों से दिलचस्पी है, लेकिन इसके लिए पहले मुझे यकीन तो दिलाओ कि वो दोनों तुम्हारे ही कब्जे में हैं। मैंने कहा, अगर मुमकिन हो मिस्टर राबील तो फिलहाल इस मफरूज़े के तहत ही गुफ्तगू आगे बढ़ा लो कि तुम्हारी मतलूबा चीज़ें हमारे पास हैं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो मज़ीद गुफ्तगू वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ होगी। हारूत राबील ने बेबसी से कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग क्या चाहते हो। मैंने खालिस कारोबारी अंदाज में कहा, सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं मिस्टर राबील कि अगर हम आपकी मतलूबा अशिया आपके हवाले कर दें तो हमें क्या मिलेगा। वो बोला, जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारा दावा सच है तो मुझे ये तो बता दो कि डी फॉस्टर तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा। मैंने कहा, जर्मनी के एक कारोबारी दौरे के दौरान वो इत्तेफाकन हमसे आ टकराया था। उस वक्त बर्लिन दुनिया भर के खतरनाक तरीन एजेंटों का अखाड़ा बना हुआ था। उनमें से अक्सर डी फॉस्टर की जान के दुश्मन हो रहे थे और वो फार्मूलों से ज्यादा अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर उधर छुपता फिर रहा था। हमने उसे पनाह दी और उसने अपनी सारी राम कहानी हमें सुना दी। उसकी ज़बानी हमें ये भी मालूम हुआ कि तुमने भी अपने एजेंट उसके पीछे लगा रखे हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये सब बातें मालूम नहीं हैं? तुम्हारे एजेंट तुम्हें इत्तलात तो फराहम कर ही रहे होंगे। हारूत बोला, हाँ, मुझे बराबर इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन डी फॉस्टर इस तरह गायब हुआ कि अब उसका सुराग मिलकर ही नहीं दे रहा था। मैं इस तरफ से सख्त परेशान था। हारूत राबील ने कहा, और फिर मैंने अचानक उसे यूं चौंकते देखा जैसे किसी ख्वाब से बेदार हुआ हो। उसकी आंखों में अचानक ही दहशत उभर आई। फिर बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कौन डी फॉस्टर? कैसे फॉर्मूले? मैं किसी को नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें अगर मुझसे बात करनी हो तो मेरे घर पर आकर करो और यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। तुमने मुझे कोई मामूली आदमी समझ रखा है। निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें शूट करवा दूंगा। मैंने मुतासिर हुए बगैर कहा, गोया तुमने खुद को संभाल लिया हारूत राबील। मैं बहुत देर से मुंतजिर था कि कब तुम इस किस्म की गुफ्तगू शुरू करो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही फोन करूंगा, उसके बाद बाकी बातें होंगी। हारूत राबील कोई जवाब दिए बगैर उठकर चल दिया और तहजीब ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मैंने जेब में हाथ डालकर टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। तहजीब ने पूछा, क्या हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू टेप हो गई? मैंने जेब थपथपा कर कहा, होनी तो चाहिए। इस पूरे अरसे में टेप रिकॉर्डर ऑन रहा था। वो बोली, तब तो यकीनन गुफ्तगू टेप हो गई होगी। अब इसके एतराफात इसके खिलाफ इजाफी सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकेंगे। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं था कि इस जैसा शख्स यूं आसानी से हमारे जाल में फंस जाएगा। तहजीब बोली, हमारी मेहनत को रंग तो लाना ही था। हमने इस तक पहुंचने के लिए कुछ कम मेहनत तो नहीं की। मैंने कहा, हमारी मेहनत अपनी जगह और इसकी गलती अपनी जगह। अगर वो यहाँ बात करने पर आमादा न होता, अपने घर पर ही बात करने पर मुसिर रहता, या अगर वो यहाँ बात तो करता मगर एतराफ न करता, तो क्या हमारी मेहनत रायगा न जाती? वो बोली, तुम भी बाज़ औक़ात बहुत दूर की बातें सोचने लगते हो। डी फॉस्टर और फार्मूलों की बाजियाबी उसके लिए बहुत बड़ा मसला है, उसे एतराफ़ करना ही था। ज़ाहिर टहलता हुआ हमारे पास आ गया। उसने कहा, वो बड़े गुस्से में वापस गया है चीफ। मैंने कहा, हाँ, अपनी नाकामी पर हर शख्स को गुस्सा आ जाता है, और वो तो फिर ऐसा शख्स है जिसने नाकामी का मुंह जरा कम ही देखा होगा। ज़ाहिर ने कहा, उसकी नाकामी का मतलब है कि आप लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली। मैंने कहा, ऐसा भी नहीं है, हमें थोड़ी बहुत कामयाबी तो ज़रूर हुई है, ताहम मिशन बहुत बड़ा है, वक्त तो लगेगा ही। हारूत राबील के जाने के चंद मिनट बाद हम भी उठ गए। रात काफ़ी गुजर चुकी थी और वॉशिंगटन जैसे मशीनी और मसरूफ शहर की सड़कों पर भी उस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही थी। कार मैं ही ड्राइव कर रहा था। तहजीब मेरे साथ अगली सीट पर थी और ज़ाहिर ने अकबी सीट संभाल रखी थी। मैंने कहा, ताक़ुब का ख्याल रखना ज़ाहिर, हारूत राबील के मुकाबले पर बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। ज़ाहिर ने कहा, मैं होशियार हूँ चीफ। अभी तक तो ऐसे आसार नज़र नहीं आए जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि हमारा ताक़ुब किया जा रहा है। मैंने कहा, इसके बावजूद भी मोहतात रहो और आखिर वक्त तक अकब में नज़र रखो। जैसे ही कोई मशकूक गाड़ी नज़र आए मुझे बताओ। ज़ाहिर ने सादतमंदी से कहा, ओके चीफ, मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तहजीब ने पूछा, अब क्या प्रोग्राम है अली? ये कार तो सोतरा की है। तहजीब ने कहा, हमें इस मेकअप में अब कब तक रहना होगा? गाड़ी होटल में खड़ी करते वक्त हमारा मेकअप में होना ज़रूरी तो नहीं है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम इससे अभी छुटकारा हासिल करेंगे और गाड़ी खड़ी करने के बाद बर्ड को लेकर निकल चलेंगे। तहजीब ने कहा, मेरा भी यही ख्याल था। फिर हमने कार में ही अपने मेकअप उतार दिए। ज़ाहिर के लिए मेकअप तब्दील करना ज़रूरी नहीं था, इसीलिए वो उसी मेकअप में रहा। सोतरा के होटल में बर्ड मुस्तैद था और हमारा मुंतजिर था। उसने बेचैनी से पूछा, क्या रहा चीफ? तहजीब ने कहा, काम हो गया बर्ड, हमने हारूत राबील तक रसाई हासिल कर ली और फिलहाल यही हमारा मकसद था।
मैंने पूछा यहाँ के हालात क्या हैं? मिस्टर और मिसेज सोत्रा को होश तो नहीं आया? बर्ड ने मुस्कुरा कर कहा, वो दोनों अपने कमरे में महवे ख्वाब हैं और उनकी सेक्रेटरी अपने कमरे में। अब उन्हें दिन चढ़े ही होश आएगा। उसके बाद अगर उन्होंने वावेला किया भी तो इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, ठीक है बर्ड, अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं रही, आओ वापस चलते हैं। हम चारों अपने होटल वापस आ गए। मैंने और तहजीब ने अपने कमरे का रुख किया और टेप रिकॉर्डर पर हारूत राबिल से होने वाली गुफ्तगू सुनने बैठ गए। रिकॉर्डिंग बहुत साफ हुई थी। तहजीब ने टेप सुनने के बाद कहा, तुम्हारे इंकिशाफ के पहले झटके से वो बौखला गया था और उसी बौखलाहट के आलम में उसने एतराफात कर लिए, वरना ये काम आसान नहीं था। मैंने कहा, हाँ वो बहुत मोहतात आदमी है, लेकिन उस पर जो इंकिशाफात हुए वो उसके आसाब की मजबूती से ज्यादा ताकतवर थे। तहजीब बोली, उसके बारे में मेरा अंदाजा है कि वो मोहतात होने के साथ साथ सख्त गिर, संगदिल और चालाक भी है। हमें बहुत एहतियात से अपने हाथ पैर बचाकर काम करना होगा। मैंने कहा, किसी भी शख्स को इंतहाई हैरान कुन बात बता दो तो उसके आसाब की मजबूती धरी की धरी रह जाती है। तहजीब बोली, पहला मरहला तो बखूबी निमट गया, अब दूसरे मरहले के बारे में क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, बस एक बात जहन में रखनी होगी तहजीब, वो यहूदी है और उससे कोई भी गलत तवक्को रखी जा सकती है। अब जबकि उसे मालूम हो गया है कि डिफॉस्टर और मसरूका फार्मूलों की बाजियाबी मुमकिन हो गई है, तो वो इस मामले में किसी हद तक भी जा सकता है। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि हारूत राबिल हमारे लिए ओशील मिकाइल से कहीं ज्यादा मुश्किल शिकार साबित होगा। तहजीब बोली, गो कि अभी तक ऐसा मौका नहीं आया है जिससे तुम्हारी बात साबित हो सके, लेकिन इस बारे में मैं तुमसे मुत्तफिक हो गई हूँ। मैंने कहा, अगले मरहले के लिए हमें बस यही बात जहन में रखनी होगी कि वो अब होशियार हो चुका है, उस पर कोई नफ्सियाती हरबा आसानी से कारगर नहीं हो सकेगा। अपने आइंदा मरहले के बारे में किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे बगैर हम सो गए और अगली सुबह काफी देर से उठे, इसलिए कि हम बहुत देर से सोए थे। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद हमने बर्ड और जाहिर को बुलवाया तो मालूम हुआ कि बर्ड मौजूद नहीं है। जाहिर से मालूम किया कि वो कहाँ गया है तो पता चला कि वो कुछ बताकर नहीं गया। तहजीब ने कहा, क्या ख्याल है अली, हारूत राबिल को अभी फोन करोगे या आज का दिन इंतजार करना है? मैंने कहा, मेरे ख्याल में हारूत राबिल को थोड़ा सा वक्त देना बेहतर रहेगा, मुमकिन है वो आज ही हमारे फोन की तवक्को कर रहा हो। वो बोली, यानी तुम चाहते हो कि उसे इंतजार की अजियत में मुब्तला रखा जाए ताकि जब हम उससे राब्ता कायम करें तो वो ज्यादा रद्दोकद न करें? मैंने कहा, हाँ ये बहुत जरूरी है। अगर हमने उसे फौरन फोन कर लिया तो वो समझेगा कि हम बहुत ज्यादा बेताब हैं। इस सूरत में मुमकिन है वो सौदेबाजी करने पर उतर आए। लंच के करीब बर्ड वापस आ गया। जो खबर वो लेकर आया था वो खासी धमाका खेज थी और उस खबर ने मुझे बहुत मलूल कर दिया। बर्ड ने बताया, मिस्टर और मिसेस सोत्रा और उनकी सेक्रेटरी अपने कमरों में मुर्दा पाए गए, उन्हें बेहोशी के दौरान ज़िबाह कर दिया गया है। मैं और तहजीब ये खबर सुनकर पहले तो शिश्तर रह गए, फिर मैंने तहजीब के चेहरे पर अफसुर्दगी के तासुरात नमूदार होते देखे। वो निचला होंठ दांतों में दबाकर बोली, ये बहुत बुरा हुआ अली, वो दोनों बेगुनाह थे और उनके कत्ल की जिम्मेदारी हम पर है। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो तहजीब, लेकिन जो कुछ हुआ वो बैदज अक्ल है। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि हारूत राबिल इस किस्म का कोई कदम उठा सकता है। तहजीब बोली, इसके बावजूद भी हम उनके खून की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। हारूत राबिल महज इस वजह से उनसे वाकिफ हो सका था कि हमने उनके मेकअप में उससे मुलाकात की थी। मैंने कहा, इस बात से मुझे कब इनकार है, लेकिन इस बात को तो उनके हक में जाना चाहिए था। तहजीब ने मुझे हैरत से देखा, बोली, हक में जाना चाहिए था? तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, बहुत अच्छी तरह। हारूत राबिल ज्यादा से ज्यादा उन्हें अगवा करवा सकता था, उन्हें कैद कर सकता था, उन पर तशद्दुद कर सकता था, लेकिन ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो उन्हें कत्ल करवा देगा। तहजीब बोली, ओह, तुम्हारा मतलब है उसे पहले उनसे मालूमात हासिल करना चाहिए थी, उसके बाद कत्ल करवाना चाहिए था। मैंने कहा, जाहिर है, बिल्कुल सामने की बात है, बगैर मालूमात हासिल किए उन्हें कत्ल करा देना ना समझ में आने वाली बात है। तहजीब ने कहा, मुमकिन है उसने यही किया हो। उसकी बात पर मैं हैरान रह गया। मैंने हैरत से कहा, क्या कह रही हो तुम? वो उनसे मालूमात कैसे हासिल कर सकता है? तहजीब ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, तशद्दुद के जरिए। अगर तुम ये एतराज करो कि वो बेहोश थे तो उसका बहुत आसान जवाब है। बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनके इस्तेमाल से बेहोश आदमी को होश में लाया जा सकता है। मैंने कहा, कमाल कर रही हूँ, उन बेचारों को तो कुछ मालूम ही नहीं था, फिर वो भला उनसे क्या मालूमात हासिल कर सकते थे? तहजीब अपनी पेशानी रगड़ते हुए बोली, ओह माफ करना, शायद ये खबर मेरे दिमाग पर असरअंदाज हुई है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा, सदमा तो मुझे भी बहुत हुआ है, लेकिन मेरा दिमाग मुतासिर नहीं हुआ। मेरे सोचने समझने की सलाहियत पूरी तरह बहाल है। उसके बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हारूत राबिल ने आखिर उन्हें क्यों कत्ल करा दिया।
اس میں ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ ان سے معلومات حاصل کیے بغیر انہیں ہرگز قتل نہ کراتا۔ تہذیب بڑبڑائی، واقعی بہت الجھا ہوا معاملہ ہے علی، اور اسے حل کرنا آسان نہیں ہے۔ آخر ہاروت رابیل نے بغیر معلومات حاصل کیے ان لوگوں کو کیوں قتل کروا دیا؟ میں نے کہا ایک ہی بات کا امکان ہے تہذیب، ہاروت رابیل نے شاید جذباتی کشمکش کے دوران ان کے قتل کا حکم صادر کیا ہوگا، ورنہ ڈی فاسٹر اور فارمولوں کی اہمیت کے پیش نظر اس سے اس قسم کی حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنے کرتوتوں کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک جذباتی لمحے میں وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے اعتراف کر لیا کہ وہی فارمولوں کی چوری کا ذمہ دار ہے۔ اب غور کرو تو ایک طرف تو اس کا ڈی فاسٹر اور مسروقہ فارمولوں کی بازیابی سے اربوں ڈالر کا مفاد وابستہ ہے، دوسری طرف اگر یہ راز تشتزبام ہو جائے کہ فارمولے ہاروت رابیل نے چوری کرائے تھے تو نہ صرف اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا بلکہ اس کا زندہ رہنا تک مشکوک ہو جائے گا۔ لازمی بات ہے حکومت امریکہ ایسے شخص کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گی جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوگا۔ غالباً ہاروت رابیل نے یہی سب کچھ سوچنے کے بعد ترجیح اس بات کو دی ہوگی کہ ایسے لوگوں کا زندہ نہ رہنا ہی بہتر ہے جو اس کے لیے کسی قسم کا خطرہ بن سکتے ہوں۔ تہذیب نے کہا یہ سوال تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ اس نے فارمولے اور ڈی فاسٹر کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ میں نے کہا اس نے خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ وہ ایسی کوئی کوشش کر سکتا تھا، لیکن اس کے بعد اگر ان دونوں میں سے کوئی بچ نکلتا اور یہ بات حکومت امریکہ تک پہنچا دیتا تو ہاروت رابیل کے لیے وہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ دراصل ہم لوگوں کی بے خوفی نے اسے دہلا دیا ہوگا، جس طرح ہم نے بھری کانفرنس میں اسے جا پکڑا تھا۔ اس سے وہ یہی سمجھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کا آسانی سے ہاتھ آنا مشکل ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر دونوں میں سے ایک ہاتھ آیا اور ایک بچ نکلا تو کیا وہ انتقامی کارروائی نہیں کرے گا۔ تہذیب نے طویل سانس لے کر کہا اس واقعے سے اس کی سفاکی کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور اس کی پہنچ کا بھی۔ کسی نے ہمارا تعاقب نہیں کیا لیکن اس کے آدمی راتوں رات سوترا تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کی سیکرٹری تک کو محض اس خدشے کے پیش نظر ہلاک کر دیا کہ کہیں اسے بھی ڈی فاسٹر اور فارمولوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات نہ ہو۔ میں نے بڈ اور ظاہر سے کہا تم لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے مقابلے پر جو شخص ہے وہ کس قماش کا ہے۔ بڈ نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا چیف کہ ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل گیا، اب ہم محتاط رہیں گے۔ میں نے کہا ہاں، اب ہم نئی حکمت عملی ترتیب دیں گے تاکہ ہاروت رابیل سے بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں۔ ظاہر بولا آپ حکم کریں چیف، ہمارا کام تو آپ کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو ہم اپنی قیام گاہ تبدیل کریں گے، ہمیں کسی اور ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا۔ تہذیب بولی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاروت رابیل کو ہماری موجودہ قیام گاہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ہم نے خاموشی اختیار کیے رکھی تو اسے معلوم ہو بھی نہیں سکے گا، لیکن ہاروت رابیل سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تہذیب نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا بڈ کے تعلقات سوترا کی سیکرٹری مس پینی کے ساتھ خاصے بڑھ گئے تھے، بہت سے لوگوں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا ہوگا۔ اگر ہم نے ہاروت رابیل سے رابطہ قائم کیا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ سوترا اور مسز سوترا کے میک اپ میں کچھ اور لوگوں نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اگر اس نے اس بنیاد پر سوترا کے ہوٹل میں پوچھ گچھ شروع کر دی تو بڈ کی نشاندہی ہوگی اور اس کے بعد اس کے آدمیوں کے لیے ہمارے ہوٹل تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ خیال رہے کہ ہمیں اس ہوٹل کے سارے لوگ بڈ کے ساتھیوں کی حیثیت سے جانتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں ایک ممکنہ خطرے کی زد میں ہیں۔ تہذیب نے کہا تمہاری بات رد نہیں کی جا سکتی، اس ہوٹل کو چھوڑنے کے بعد ہی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں، کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہوٹل چھوڑ کر ہم کہاں گئے، اس کے علاوہ اب ہم کسی اعلیٰ ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے۔ ظاہر نے پوچھا اس کی وجہ؟ میں نے کہا ہمارے اس ہوٹل میں قیام کا علم ہونے کے بعد ہاروت رابیل اور اس کے آدمیوں کو ہماری حیثیت کا علم ہو جائے گا اور وہ ہمیں 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹلوں میں ہی تلاش کرتے رہ جائیں گے، جبکہ ہم کسی معمولی درجے کے ہوٹل میں ہوں گے۔ بڈ نے اعتراض کیا، بولا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی اس نقطے تک پہنچ جائیں اور ہماری تلاش کا دائرہ چھوٹے ہوٹلوں تک بھی وسیع کر دیں؟ میں نے کہا یہ امکان بھی ہے، لیکن ان کا فوری طور پر یہ نتیجہ اخذ کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ اتنا طویل اور مشکل کام ہے کہ ہمیں اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ واشنگٹن میں ایسے ہوٹل ہزاروں کی تعداد میں تو ضرور ہوں گے، وہ ہمیں کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے۔ بڈ نے کہا ٹھیک ہے چیف، ہم کسی معمولی سے ہوٹل میں قیام کر لیں گے اور کچھ۔ میں نے کہا اس بار ہم اجنبیوں کی طرح رہیں گے اور ایک دوسرے کی نگرانی کرتے رہیں گے، اس طرح کسی خطرے سے دوچار ہونے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ تہذیب کے علاوہ بڈ اور ظاہر نے بھی میری تجاویز پسند کی اور اس کے بعد ہم ہاروت رابیل سے دو ہاتھ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ ہوٹل تبدیل کرنے سے قبل ہم نے ایسے ہتھیار خریدے جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ مؤثر بھی ہوں اور جنہیں بآسانی اپنے ساتھ رکھا جا سکے۔ ہاروت رابیل کو جیسے ہی یہ علم ہوتا کہ اس نے غلط لوگوں کو قتل کروا دیا ہے اور اصل لوگ ابھی تک آزاد ہیں
وہ ہمارے خلاف پوری قوت سے سرگرم عمل ہو جاتا۔ ہم اسی وقت کے لیے پیش بندی کر رہے تھے۔